अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला एंड वैलेंसी। T is the combining power of an element with the other element is called वैलेंसी। मतलब जो किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग पावर होती है, बॉन्डिंग पावर जो होती है, हमारे पास किस तरीके से बॉन्ड होते हैं, 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड, 2 तरीके के हम बॉन्ड पढ़ते हैं, कौन से आयनिक बॉन्ड हो गया हमारे पास, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ये 2 तरीके के हम बॉन्ड पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो कंबाइनिंग पावर होती है किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। मींस अगर हम बात कर रहे हैं NaCl, अगर हम बात करें कॉमन सॉल्ट की NaCl, तो इसके अंदर जो कंबाइनिंग पावर होगी सोडियम की और क्लोरीन की, सही है, कि कौन सा बॉन्ड इनके दरमियान आ रहा है और क्यों आ रहा है, वो चीज़ क्या कहलाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी। उस चीज़ से हमें पता क्या चलेगा कि सोडियम और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी थी, कि इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक कंपाउंड बनाया। एंड देन ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। इसी तरीके से अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर और हमारे पास वाटर में क्या मौजूद है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सही है। तो इसके अंदर हम देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या क्या वैलेंसी थी, कि इन दोनों ने एक दूसरे से क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। तो जो कंबाइनिंग पावर होती है एलिमेंट की विद द अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, सही है। वैलेंसी किस चीज़ पे ऊपर डिपेंड करती है, ऑन विच वैलेंसी इज डिपेंड अपॉन, वैलेंसी इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी डिपेंड करता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने नंबर प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर। आउटर मोस्ट शेल क्या है, अभी हम आगे देखेंगे। व्हाट द वैलेंसी रियली इज, what the valency really is, valency is the number of electron in the outermost shell of an atom of an element can gain, lose और share। वैलेंसी हमारे पास क्या है, वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास आउटरमोस्ट शेल के अंदर किसी भी एटम के, सही है। एलिमेंट का जो भी हमारे पास एटम होगा उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो क्या चीज़ होगी, हमारे पास वैलेंसी कहलाएगी। अब वैलेंसी हमें बताती क्या है, वैलेंसी हमें बताएगी कि वो एलिमेंट क्या कर सकता है, गेन करना चाहिए उसे इलेक्ट्रॉन को, कि वो इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ कर सकता है या वो इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर सकता है। शेयरिंग हमारे साथ जो होती है वो कोवैलेंट बॉन्ड में होती है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन कब शेयर होते हैं, तो वो किस बॉन्ड के अंदर शेयर होते हैं, हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर शेयर होते हैं, सही है। गेन एंड लूज जो है वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड के अंदर होता है। आयनिक बॉन्ड हमारे पास कब बनता है, जब प्लस माइनस हमारे पास चार्ज होंगे, सही है। प्लस एंड माइनस चार्ज ये किसको करते हैं, ये आयन के चार्ज हैं, आयन चार्ज है हमारे पास प्लस एंड माइनस, सही है। तो और हमारे पास शेयर कब होगा, जब हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल होता है, हमारे पास डबल भी होता है एंड ट्रिपल भी होता है। शेल क्या होते हैं, हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ शेल होते हैं। किसी भी अगर हम एटम्स का स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं तो हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ शेल्स आते हैं, हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ शेल्स मौजूद होते हैं, सही है। शेल्स क्या होते हैं, शेल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अगर हम बोल रहे हैं एक एटम का हमारे पास क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, सही है। न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व कर रहे होंगे, सराउंडिंग में मौजूद ऑर्बिट्स के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ शेल होते हैं, हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ शेल होते हैं। अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास कितने शेल हो जाएंगे, 7 टाइप्स ऑफ हमारे पास शेल होंगे। 1 1 2 3 4, इस तरीके से हमारे पास 5 6 7, हमारे पास 3 शेल्स और आ जाएंगे, सही है। अब पहला शेल क्या हमारे पास क्या कहलाता है, पहला शेल हमारे पास कहलाता है के। सेकंड शेल आता है, मतलब फर्स्ट शेल हमारे पास क्या कहलाता है, उसका नाम क्या है, के। सेकंड शेल हमारे पास क्या कहलाता है, एल, सही है। थर्ड शेल हमारे पास क्या कहलाता है, एम। फोर्थ शेल क्या कहलाता है हमारे पास, एन, सही है। के एल एम एन, इसी तरीके से ओ पी एंड क्यू। हमारे पास जो 3 शेल और आएंगे 5 6 7, उनके अंदर 5 का ओ, 6 का पी एंड 7 का एम। इन शेल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन, जिससे हमें पता चलेगा कि इस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है, सही है। डिपेंड करेगा। अब वैलेंसी हम मालूम कैसे करेंगे, सपोज करिए कि हमारे पास क्या है, हम अब वैलेंसी हम मालूम कैसे करेंगे,
वैलेंसी हमेशा एटॉमिक नंबर को यूज़ करके मालूम की जाएगी। सही है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास बराबर होते हैं किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सही है। और एटॉमिक नंबर को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज, एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इज ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम इसे कहते हैं। तो वैलेंसी हमारे पास डिपेंड करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो भी आखिरी शेल के अंदर मौजूद होंगे। आखिरी शेल डिपेंड करेगा उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के ऊपर कि उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के मुताबिक उसका आखिरी शेल कौन सा है। अब हमारे पास हाइड्रोजन का कितने एटॉमिक नंबर है? हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। सही है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब हमारे पास फर्स्ट शेल जो होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है? हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। सेकेंड एंड थर्ड शेल में हमारे पास 8 की होती है कैपेसिटी। सेकेंड एंड थर्ड में हमारे पास 8 हो गई। फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर हमारे पास कितनी होती है? 18th एलिमेंट की हमारे पास कैपेसिटी होती है। सिक्स्थ के अंदर हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। एंड सेवन्थ में हमारे पास क्या होता है? एम शेल। ये हमारे पास इनकम्प्लीट शेल होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीट होते हैं। सही है। तो फर्स्ट शेल हमारे पास के शेल है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। हाइड्रोजन हमें क्या बता रहा है? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखूँ तो हमारे पास 1 है। 1 मतलब क्या है? इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 ही है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास क्या है? 1 है। इसके सराउंडिंग में हमारे पास क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे जो कि सराउंडिंग में इसके रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद होंगे? हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने ही होंगे? 1 ही होंगे। सही है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब पहले शेल का नाम हमारे पास क्या होता है? के। और पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं लेकिन सिर्फ हमारे पास एक मौजूद है तो हमारे पास यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन अभी रहेगा। अब हाइड्रोजन हमारे पास एक ऐसा मेटल तौर के मेटल होता है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? एक मेटल है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी हमारे पास? इसके अंदर अगर हम बात करें तो 1 हमारे पास इसकी वैलेंसी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने बोला वैलेंसी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल के अंदर मौजूद हैं। अब यही इसका आखिरी शेल है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास खत्म हो गया। एटॉमिक नंबर में सिर्फ एक ही हमारे पास नंबर था, उससे ज़्यादा नहीं है, तो हम इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिर्फ एक नंबर था तो हमने एक ही इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं आ सकते। तो हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर? वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोल रहे हैं? वैलेंसी पता चल रही है इससे हमें। आउटर मोस्ट शेल हमारे पास लास्ट शेल भी कहलाता है एंड क्या कहलाएगा? वैलेंस शेल भी कहलाएगा, क्योंकि इससे हमें इसकी वैलेंसी पता चल रही है। तो वैलेंसी हमारे पास कितनी है इसकी? हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब हाइड्रोजन हमारे पास वैलेंसी इसकी आ गई 1। अगर इसी तरीके से हम बात करें हीलियम की, हीलियम का अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें, जैसे कि हीलियम है मेरे पास। अब मैंने क्या बोला कि हमारे पास पहले शेल के अंदर 2 आ सकते हैं, तो मेरे पास पहला शेल क्या आएगा? के। ये हीलियम का न्यूक्लियस है एंड हीलियम का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 2। सही है। तो पहले शेल के अंदर हीलियम के हमारे पास कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैश शेल है पहला भी, तो हम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने डाल दिए। तो अब ये हमारे पास पहला शेल खत्म हो गया और हीलियम का एटॉमिक नंबर भी खत्म हो गया। अब ये पहला शेल हमारा क्या हो गया? के हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद हैं। हमारा के शेल क्या है? बिल्कुल कंप्लीट है। तो हीलियम की अगर हम वैलेंसी मालूम करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी? 0 आएगी। क्यों? क्योंकि हीलियम क्या हो जाएगा? हमारे पास अनरिएक्टिव हो जाएगा। जब हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग खत्म हो जाएगी, पेयर अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन का हमारे पास क्या बन गया? एक बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बन जाएगा। दैट्स वाई हमारे पास हीलियम की वैलेंसी क्या होगी? 0। अगर हमारे पास हीलियम की अगर यहाँ पे हमारे पास हीलियम के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है किसी के साथ भी अट्रैक्ट हो सकता है। अगर सामने से कोई एटम आ रहा है, एटम आ रहा है हमारे पास, जैसे कि सोडियम का हमारे पास एटम आ रहा है, तो अगर सोडियम हमारे पास इस तरीके से सोडियम के अंदर भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं अगर हम बोलें, तो ये क्या कर लेगा? ये उनके साथ जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि इन दोनों ने पूरा जो है पेयर इनका कंप्लीट है, तो दैट्स वाई हमारे पास क्या हो गया? हीलियम की जो वैलेंसी है वो 0 हो जाएगी।
सही है। हीलियम की वैलेंसी हमारे पास 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लिथियम का स्ट्रक्चर बनाना चाहें कि लिथियम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो लिथियम में हमारे पास क्या होगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास 3। पहले शेल है हमारे पास लिथियम का, ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया एंड देन हमारे पास पहला शेल आएगा। पहले शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना बस, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सही है, पहला शेल हमारे पास फिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड शेल ड्रॉ करेंगे क्योंकि पहला शेल कंप्लीट हो गया और हीलियम का अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाकी है। 3 थे हमारे पास लेकिन अभी भी 1 बाकी है, जिसमें से 2 आ गए, 1 बाकी है, तो 1 हमारे पास सेकंड शेल में चले जाएगा। सेकंड शेल में चले जाएगा हीलियम। तो हमारे पास यहाँ पे हीलियम की कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं लास्ट शेल के अंदर 1, तो 1 इसकी क्या है वैलेंसी। अगर हम बात करें लिथियम की वैलेंसी ऑफ लिथियम इक्वल टू 1, मतलब इसके आखिरी शेल के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास क्या है 1 है, तो हमारे पास लिथियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर 1। हीलियम के अंदर हमारे पास अट्रैक्शन थी हमारे पास, अब यहाँ पे अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कंबाइन नहीं हो सकते ना किसी से भी। कंबाइनिंग पावर कब होगी, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा को हम किससे बोलते हैं, माइनस से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर ज़्यादा हमारे पास मौजूद होंगे तो माइनस से लिखेंगे और कम होंगे तो हम प्लस से। जब हमारे पास लास्ट शेल के अंदर ज़्यादा या कम मौजूद होंगे देन ही हम वो किसी एलिमेंट के साथ जाकर रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन हीलियम के अंदर क्या था, हीलियम के अंदर ना ही ज़्यादा थे ना ही कम थे, वो बिल्कुल कंप्लीट थे। तो ये हमारे पास एक तरीके से क्या काम करते हैं, ये न्यूट्रल हो गए, ये एक अनरिएक्टिव गैस बन गई है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये था कि हम वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप एग्जांपल्स देखते हैं हम वैलेंसी की, डिफरेंट हमारे पास वैलेंसीज होंगी, उनको हम कैलकुलेट करेंगे। बट हमें वैलेंसी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास पहली बात क्या आती है कि हमें वैलेंसी का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि टू फाइंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट वी हैव टू नो व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। हमें ये पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट शेल्स। मैंने आपको बताया कि हमारे पास के शेल के अंदर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में हमारे पास 8 होते हैं, एम शेल में भी 8 होते हैं। तो डिफरेंट शेल्स के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के हमारे पास क्या थे, नंबर मौजूद थे। इन द फर्स्ट शेल देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड एंड थर्ड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ में हमारे पास क्या हो जाएंगे 18 हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सही है। सिक्स के अंदर हमारे पास कितने आ जाएंगे 32 एंड सेवन्थ क्या है हमारे पास इनकम्प्लीट है। 32 इलेक्ट्रॉन जिसमें आते हैं सिक्स शेल के अंदर, इनको हम जो प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास ग्रुप बोला जाता है, इनको लेंथेनाइट बोला जाता है एंड सेवन्थ को हमारे पास क्या बोला जाता है, एक्टिनाइट बोला जाता है। सही है। वैलेंसी जब हम मालूम करेंगे तो हमारे पास अगर हम प्रोडक्ट टेबल में देखेंगे तो हमारे पास क्या मौजूद है, मेटल्स, नॉन मेटल्स मौजूद हैं। सही है। मेटल्स के लिए तो हम ये देखेंगे कि लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जैसे कि हमने इसके अंदर देख लिया कि लास्ट शेल के अंदर अब इसके 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद था, तो हमने लिख दिया वैलेंसी ऑफ लिथियम क्या है हमारे पास 1 है। क्यों, क्योंकि ये लिथियम क्या है हमारे पास एक मेटल था। सही है, लिथियम हमारे पास क्या था, एक मेटल था। लेकिन अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम हमारे पास एक अनरिएक्टिव गैस बन चुका था, तो ये हमारे पास मेटल की फॉर्म में नहीं था, ये अनरिएक्टिव गैस है, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या आ रही थी, 0 ही आ रही थी। लेकिन अगर हम हमारे पास कोई नॉन मेटल आ जाए, जैसे कि अगर हम नॉन मेटल लिखना चाहें, नॉन मेटल है हमारे पास ऑक्सीजन। सही है, नॉन मेटल है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, Z इक्वल्स टू हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा 8। सही है। तो ऑक्सीजन का हमें न्यूक्लियस बना लिया, न्यूक्लियस हमारे पास ऑक्सीजन का है। अब पहले शेल के अंदर हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, के शेल में तो हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सही है, के शेल कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, अभी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो हम एल शेल ड्रॉ करेंगे, सेकंड शेल मतलब। अब सेकंड शेल के अंदर कैपेसिटी कितनी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 6 हैं। तो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स 2 के पेयर्स के अंदर ड्रॉ कर देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास 6 बन गए और ये अंदर वाले 2 हमारे पास 8, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट। लेकिन एल शेल के अंदर अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी और आने बाकी हैं, ताकि हमारे पास ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास एक मेटल है। अगर हम इसकी वैलेंसी लिखें
वैलेंसी हमारे पास क्या आएगी 6 के वैलेंसी लास्ट हमारे पास जो मौजूद हैं एटॉमिक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 6 हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर हम क्या करते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर हम हमेशा 8 में से लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, लास्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें क्या करते हैं माइनस, जिससे हमें उनकी क्या पता चलती है, वैलेंसी पता चलती है। अब 8 में से हम 6 माइनस करेंगे, ऑक्सीजन के लास्ट शेल के अंदर हमारे पास कितने मौजूद थे, अब ऑक्सीजन का ही एल शेल जो उसके लिए लास्ट शेल है, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन फिल हो जा रहे हैं, तो ये उसका लास्ट शेल हो गया। तो 8 में से हम उसका लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे हमने उसको माइनस कर देंगे। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, तो हमने इधर माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब हम नॉन मेटल्स के अंदर माइनस क्यों करते हैं, हम 8 में से हम इसलिए माइनस कराते हैं क्योंकि जितने भी हमारे पास नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज मतलब क्या होता है, नोबल गैसेज जिनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं लास्ट शेल के अंदर फिल, जैसे कि हीलियम था हमारे पास, हीलियम के अंदर लास्ट शेल क्या हो जाता है, उसका फिल हो जाता है, मतलब हीलियम का तो पहला शेल ही फिल के होता है और उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 होता है, तो पहले शेल के अंदर ही फिल होकर हमारे पास नोबल गैस बन जाता है। सिर्फ एक हीलियम एक ऐसी नोबल गैस है जो कि सिर्फ फर्स्ट शेल के अंदर ही 2 हो जाते हैं, मतलब जिसके लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी जितनी भी हमारे पास नोबल गैसेज मौजूद है, जैसे कि जिनॉन मौजूद है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, इनके लास्ट शेल में कितने मौजूद होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए भी अगर हम बात करें कि नॉन मेटल्स में भी अगर हमें नोबल गैस अगर हमें से बनाना है, तो उसके लास्ट शेल में भी कितने आए इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड में आ जाएँ, तो हमारे पास वो भी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के अंदर मौजूद हैं, लास्ट शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स अभी मौजूद हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर इलेक्ट्रॉन अभी सिर्फ 2 कम है, तो ये एक्सेप्ट जल्दी कर सकता है और डोनेट बहुत मुश्किल से करेगा। एक्सेप्ट मतलब होता है किसी जो एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट करेगा उससे ये दो एलिमेंट ले लेगा, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना H2O, तो H2O के अंदर ऑक्सीजन को पता है कि मैं हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन आराम से ले सकता हूँ इसे देने के बजाय, सही है, मैं इसको देने के बजाय इसे 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता हूँ ताकि इसका जो है नोबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। इस जब हाइड्रोजन हमारे पास वाटर बन जाएगा, प्योर सब्सटेंस बन जाएगा, तो हो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो जाएगा, सही है। आयनिक रिएक्शन से हमारे पास प्लस माइनस, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास प्लस चार्ज का होगा, ऑक्सीजन माइनस चार्ज का होगा, सही है। तो ये हमारे पास जब रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। कैसे, माइनस हमने कर दिया 8 को, क्योंकि हमें पता है नोबल गैसेस के अंदर हमारे पास क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर हमारे पास यहाँ पे 8 4 या 6, अब हमारे पास किसी भी लास्ट शेल के अंदर अगर 4 6 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर मौजूद हैं किसी भी लास्ट शेल के अंदर किसी भी एलिमेंट के, तो वो एक्सेप्ट जल्दी कर सकता है और डोनेट नहीं करेगा। एक्सेप्ट वो जल्दी से कर सकता है, तो वो चाहेगा कि वो एक्सेप्ट करे, इसलिए हम नोबल गैसेस के जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट के अंदर, हम उनमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करवा देते हैं किसी भी नॉन मेटल के एलिमेंट से, सही है, जिससे हमें उसकी वैलेंसी रियल पता चल देती है। अब हमारे पास इधर कितने कम इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, तो जिससे हमारे पास ये पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना न्यूक्लियस कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो कि यहाँ पे उसके एम्प्टी मौजूद हैं। तो इसलिए हम नॉन मेटल्स के अंदर 8 से माइनस करवाते हैं। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों माइनस करवाते हैं। अब हमारे पास हैं कुछ एग्जांपल्स के कैसे हम वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास है वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, सही है। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन की हमारे पास क्या है वैलेंसी, हम कैसे मालूम करेंगे, जैसे हमने पीछे भी मालूम किया। तो अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिख लेंगे, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 1, सही है। ये हमारे पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आ गया। हाइड्रोजन एक हमारे पास एक मेटल है, सही है। अब मेटल क्यों है, हर मेटल के दरमियान में क्या होता है, उसके वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, मेटल हमेशा चाहता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, लूज करे, सही है। लूज करना चाहते हैं सारे मेटल्स, इसलिए हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन भी अपने चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करना और चाहते हैं वो किसी के साथ बॉन्डिंग बना के अपना भी जो लास्ट शेल है उसे कंप्लीट करे, जैसे कि के शेल, सही है। तो हाइड्रोजन का हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है उसका, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर बना दिया। तो लास्ट शेल के अंदर का हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1, तो हमारे पास हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई 1, सही है। अगर हम बात करें हीलियम की, हीलियम जैसे हमने ड्रॉ किया, हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है 2, तो हीलियम का हमने न्यूक्लियस ड्रॉ किया। अब हीलियम हमारे पास क्या बन जाएगा, ये
अपना जो लास्ट शेल है उसको कंप्लीट कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि अब ये नॉन रिएक्टिव गैस बन गया है, ये किसी के साथ भी नहीं रिएक्ट करेगा, ये एक नोबल गैस बन चुकी है जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी। इसी तरीके से हमारे पास है बोरॉन। बोरॉन का सिंबल क्या है हमारे पास B। सही है, बोरॉन का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है 5। अगर हम बोरॉन का एटॉमिक नंबर लिखें तो हमारे पास क्या है 5। अब हमारे पास पहले शेल बनाएंगे हम बोरॉन का, तो हमारे पास पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे अभी भी। तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे, सेकंड शेल बनाएंगे। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, हमने उनको फिल कर दिया। अब दूसरे शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बोरॉन के पास हमें पता है कितने मौजूद हैं, 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये यहाँ पे वही 3 आ सकते हैं। और सेकंड शेल की कैपेसिटी कितनी है, एल की हमारे पास कितनी है 8 है। तो अभी हम यहाँ पे कितने ड्रॉ कर देंगे, 3 हमारे पास हैं, तो हमने यहाँ पे 3 ड्रॉ कर दिए। तो हमारे पास लिथियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास वो, तो बोरॉन की हमारे पास वैलेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगी 3। उसके लास्ट शेल के अंदर कितने मौजूद हैं 3। बोरॉन भी हमारे पास एक मेटल है, सही है, तो वैलेंसी इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। सही, अब हम इसको 8 में से माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक मेटल फॉर्म है, तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में मौजूद होंगे हम यहाँ पर उसी को लिखेंगे। वैलेंसी हमारे पास इसकी 3 आ गई। इसी तरीके से अगर हम सल्फर बात करें, सल्फर हमारे पास क्या है, एक नॉन मेटल है। सल्फर हमारे पास क्या है, एक नॉन मेटल है। सल्फर का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है 16। सही है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। तो अगर हम सल्फर का ड्रॉ करना चाहें तो पहले शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। तो 16 में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए, तो अभी भी हमारे पास कितने बचे 14। तो हम सेकंड शेल बनाएंगे। सेकंड शेल बनाएंगे, अब सेकंड शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। के में हमारे पास 2 आ सकते थे, एल में हमारे पास 8 आ सकते हैं। तो 16 में से 2 दे दिया, अभी हमारे पास 14 बचे। 14 में से हम 8 इसको दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, तो ये 8 भी होगा। अभी भी हमारे पास 10 है ये। अभी भी हमारे पास कितने बचते हैं 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी भी बचते हैं। सही है, 8 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, अभी भी हमारे पास क्या बचे हैं 6 बच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि थर्ड शेल में भी 8 आ सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन 2 क्या पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं। सही है, वैसे अगर हम वैलेंसी देखें, अगर सल्फर एक मेटल होता तो इसकी वैलेंसी क्या हमारे पास क्या होती थी 6 हो जाती। लेकिन सल्फर एक हमारे पास नॉन मेटल है, सही है, और ये चाहेगा कि मैं एक्सेप्ट जल्दी कर लूँ इलेक्ट्रॉन्स को, डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि इसको सिर्फ एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ 2 चाहिए। अगर डोनेट करेगा तो 2 और दे देगा, तो इसके और कम हो जाएंगे। सही है, पहले ही 2 कम थे और 2 कम हो जाएंगे, तो ये चाहेगा कि मैं एक्सेप्ट करके अपना न्यूक्लियस को अपना कंप्लीट कर लूँ, अपने शेल्स को कंप्लीट कर लूँ। तो हम क्या करेंगे, नॉन मेटल है तो 8 में से इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनको माइनस कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगी, सल्फर की वैलेंसी पता चलेगी। अब सल्फर के अंदर हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है 2 की, तो मतलब सल्फर के अंदर हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 2 चाहिए होंगे, ताकि हम इसका न्यूक्लियस कंप्लीट कर दें। तो ये थी इसकी कंबाइनिंग पावर सल्फर की। इसी तरीके से हमारे पास मौजूद है एल्यूमिनियम। क्या, एल्यूमिनियम हमारे पास सिंबल क्या होता है Al, एंड एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है 13। सही है, अब एल्यूमिनियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है 13। अब एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है, एक मेटल है। सही है, एल्यूमिनियम तो हमारे पास एक मेटल है, तो एल्यूमिनियम का अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं। पहले शेल में हमारे पास कितना आ देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सही है, सेकंड शेल में हमारे पास 8 आ सकते हैं। अब 13 में से 2 गए, अभी हमारे पास कितने बचे 11, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल आराम से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, हमने यहाँ पे फिल कर दिए। अभी भी हमारे पास 10 है, अभी हमारे पास 3 बचते हैं, तो उसके लिए हम तीसरा शेल बनाएंगे, इसके अंदर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ देंगे। अब हमारे पास एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर खत्म, मतलब इलेक्ट्रॉन जो जितने भी थे उसने अपने फिल कर लिए अपने शेल्स के अंदर। आउटर मोस्ट शेल जो है हमारे पास आखिरी शेल ये वाला है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल्यूमिनियम हमारे पास एक मेटल है, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास कितनी होगी, जो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वैलेंसी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। सही है, तो वैलेंसी हमारे पास आ गई एल्यूमिनियम की 3। एंड देन हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक नॉन मेटल है। सही है, ये भी हमारे पास क्या है, एक नॉन मेटल है। जैसे कि हमारे पास सल्फर था, ऑक्सीजन था, इसी तरीके से फॉस्फोरस हमारे पास क्या है, एक नॉन मेटल है। फॉस्फोरस का अगर हम बात करें, हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 15। इसको हम लिखते हैं किससे, हम इसको लिखते हैं कैपिटल P से, सिंबल इसका क्या है कैपिटल P। तो अगर हम फॉस्फोरस का बनाएंगे तो हमारे पास पहले शेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। सही है, सेकेंड शेल के अंदर 15 में से 2 गए, अभी हमारे यहाँ पर 13 बचे हैं, तो उसके अंदर हम
और फिल कर देंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी भी हमारे पास कितने बचते हैं? 5 बचते हैं। क्यों? क्योंकि ये 10 हो गए, 15 में से अभी 10 गए, 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो हम थर्ड शेल के अंदर उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे। 1 2 3 4 5। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है हमारे पास। अगर ये एक मेटल होता है तो इसकी वैलेंसी हम क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5। इसकी वैलेंसी 5 होती है, लेकिन ये एक नॉन मेटल है। हम नॉन मेटल के लिए क्या करेंगे? तो 8 में से माइनस कर देंगे इसके लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, तो हमारे पास इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 8 - 5। हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी है। अब ये चाहेगा कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर फिल कर लूँ, ना कि उन्हें डोनेट करूँ। ये जल्दी से उन्हें एक्सेप्ट करना चाहेगा। ये एक एक्सेप्टर है, ना कि डोनर। अब वैलेंसी हमारे पास क्या है? क्लोरीन की। क्लोरीन हमारे पास क्या है? क्लोरीन भी हमारे पास एक हैलोजीन है, एक नॉन मेटल के तौर पे काम करता है हमारे पास ये भी, क्योंकि एक है हमारे पास हैलोजीन होता है। हैलोजीन क्या होते हैं? जिनके लास्ट शेल के अंदर हमारे पास कितने होते हैं? लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी हम देखेंगे कि क्लोरीन का हमारे पास कैसे आता है 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में। अब हमारे पास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, सही है। और इसको हम लिखते हैं Cl से, कैपिटल C एंड स्मॉल l। तो अगर हम क्लोरीन का यहाँ पर ड्रॉ करें तो पहले शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सही है। अब हम सेकंड शेल के अंदर देखेंगे, सही है। अब ये सेकंड शेल आ रहा है हमारे पास। सेकंड शेल में अब 7 में से 2 गए, 15 बचे। तो अभी हम इसके अंदर क्या ड्रॉ कर देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? अभी भी 10 है, अभी भी हमारे पास 7 बचते हैं, तो वो 7 हम लास्ट शेल के अंदर ड्रॉ कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सही है। हैलोजन है हमारे पास क्लोरीन एक, और हमने बताया कि जब हमारे पास कोई हैलोजन मौजूद होता है तो उसके लास्ट शेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे हमारे पास। क्यों? क्योंकि इनको ये चाहेंगे जल्दी से अपना न्यूक्लियस कंप्लीट करना, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी मौजूद है। तो ये जल्दी से चाहेगा कि मैं किसी के साथ रिएक्ट कर लूँ और अपना न्यूक्लियस को कंप्लीट कर लूँ, सही है। जब भी हमारे पास देखें हाइड्रोजन और एसिड, ये हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद कम होता है, और ये इसके पास हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ये चाहता है कि मैं जल्दी से जाके, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना न्यूक्लियस कंप्लीट करने के लिए, तो दोनों जल्दी से अपनी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का प्लस चार्ज और इसका -1 के होने की वजह से ये एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हम इसे बोलते हैं, सही है। तो अगर हम वैलेंसी लिखें क्लोरीन की, अगर एक ये मेटल होता है तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? 7। वैलेंस शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 हो गए। लेकिन ये एक नॉन मेटल है, हमें इसकी कंबाइनिंग पावर देखनी है। कंबाइनिंग पावर कितनी होगी इसकी? क्योंकि एक नॉन मेटल होगा तो इसमें से 8 में से हम लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे और हमें पता चल जाएगा इसकी वैलेंसी क्या है? 8 - 7 1। तो इसकी जो कंबाइनिंग पावर है वो हमारे पास 1 है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये जल्दी से जाएगा कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ, ना कि डोनेट करूँ। तो ये था हमारे पास वैलेंसी कि हम कैसे वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं, और हमने डिफरेंट एग्जांपल से देखा, और ये भी देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर वैलेंसी कैलकुलेट करने का क्या फ़र्क है और हम क्यों 8 से माइनस करवाते हैं, सही है। क्योंकि ज़्यादातर नोबेल गैसेस जो होती हैं, सारी नोबेल गैसेस के जो हमारे पास वैलेंस शेल होता है उसके अंदर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद होते हैं, सिवाय हमारे पास किसके? हीलियम के, जिसके लास्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और वो एक नोबेल गैस बन जाता है। अब हम देखेंगे क्या हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या था? हमारे पास केमिकल फार्मूला। अब हम देखेंगे केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है और ये किन चीज़ों से डील करते हैं। तो केमिकल फार्मूला क्या है हमारे पास? केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड विद सिंबल। मतलब ये केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं, मतलब उसके अंदर सिंबल्स तो लाजमी आएंगे, सही है। केमिकल फार्मूला है, अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ वाटर, सही है, वाटर बोल रहा हूँ मैं, तो वाटर का मेरे पास तो नाम तो वाटर है, इसका केमिकल फार्मूला मैं लिखूंगा एक सिंबल्स के जरिए। तो ये सिंबल्स आ रहे हैं किसके? एलिमेंट्स के सिंबल्स आएंगे, सही है। और ये क्या बता रहा होगा? नंबर ऑफ एटम्स बता रहा होगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं, सही है, वाटर के अंदर, और एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद है। तो केमिकल फार्मूला ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ एटम जो हैं एक एलिमेंट के किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद होंगे, और वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? उनके सिंबल्स के जरिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है, और हमारे पास केमिकल फार्मूला उनका किससे रिप्रेजेंट करें? इनके सिंबल से, क्योंकि हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O, तो हम इनके सिंबल से इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड।
ये किसी भी एलिमेंट के जो सिंबल होंगे हमारे पास उनको किस में रिप्रेजेंट करेगा, कंपाउंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ एलिमेंट टू वन अनदर इन अ कंपाउंड। अच्छा, अब ये हमारे पास रेशियो भी बताता है किसी भी एलिमेंट का, दो जितने भी हमारे पास एलिमेंट मौजूद होंगे कंपाउंड के अंदर उनका रेशियो भी हमारे पास फिक्स रेशियो एक्सप्लेन करेगा कि किस रेशियो से कितनी अमाउंट के अंदर कौन मौजूद है, इनकी क्या फ्रैक्शन हमारे पास आ रही है। जैसे कि मेरे पास क्या है, अब अगर हम एग्जांपल चेक करें, हमने जैसे एक वाटर के लिए अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अमोनिया गैस, हमारे पास अमोनिया है, सही है। तो अमोनिया के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कि यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन है हमारे पास, यहाँ पे 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ किसके मौजूद हैं हमारे पास, हाइड्रोजन के। जब ये कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तो हमारे पास क्या बनती है, अमोनिया हमारे पास गैस बन जाती है, सही है। तो मतलब एक एटम नाइट्रोजन का और 3 एटम हाइड्रोजन के क्या हो रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं। और इनको किससे हमने बताया, सिंबल्स के जरिए बताया, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला क्या है अमोनिया का हमारे पास NH3। अगर हम इसका रेशियो लिखना चाहें, रेशियो ऑफ अमोनिया मतलब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का, तो रेशियो हम इस तरीके से लिखते हैं, रेशियो हम ये लगाएंगे दोनों एलिमेंट्स के दरमियान। अब नाइट्रोजन हमारे पास कितना मौजूद है 1, और इसके मुकाबले में हाइड्रोजन कितना मौजूद है 3। तो ये इनका क्या है, हमारे पास एक रेशियो आ रहा है कि नाइट्रोजन इतना मौजूद है, अगर नाइट्रोजन बोलेंगे 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम मौजूद हैं, अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखें तो 1/3, सही है। नाइट्रोजन कितना मौजूद है, हाइड्रोजन का 1/3 मौजूद है नाइट्रोजन। अगर इसी तरीके से हम वाटर को चेक करें, वाटर हमारे पास H2O है, सही है। वाटर के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन का 2 आ गया, ये हमने रेशियो लगाया, और ऑक्सीजन कितना आ गया 1। तो इसका रेशियो क्या हो गया 2:1, मतलब अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 2/1 कि इतना हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है और इसका ऑक्सीजन कितना है, इतना मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या बता रहे हैं, एक फिक्स रेशियो बता रहा है केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स का, सही है। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की। केमिकल फॉर्मूला है हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स का और उनके रेशो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंपाउंड्स दिए हुए हमें डिफरेंट, सही है, और उनका हमारे पास क्या है केमिकल फार्मूला हम लिखेंगे और उनके रेशो लिखेंगे। अगर हमारे पास वाटर है तो वाटर का केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है H2O, सही है, और इसका रेशो देखेंगे तो हमारे पास क्या है 2:1, इसका हमारे पास रेशो आएगा, सही है। हमारे पास क्या है दूसरा, हमारे पास क्या है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, सैंड भी बोलते हैं, सैंड हम इसे बोलते हैं। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आ रहा है, डाया मतलब क्या आ रहा है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 मौजूद है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड आ गया। इसका अगर हम रेशो देखेंगे तो 1:2, सिलिकॉन 1 एंड ऑक्सीजन 2। कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लिखेंगे CaO से, सही है। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने लिखा CaO से। अगर हम दोनों का रेशो देखेंगे तो फिक्स रेशो आ रहा है 1:1 से। इसी तरीके से हमारे पास जो 5वां कंपाउंड है वो हमारे पास क्या है, इसी तरीके से हमारे पास जो 5वां कंपाउंड है शुगर, शुगर का हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या होता है C12H22O11। तो इसका अगर हम रेशो देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12:22 रेशो हमारे पास क्या आ रहा है 11। तो ये हमारे पास इसका क्या आ रहा है, एक रेशो आ रहा है इन दोनों का, इन तीनों का मिलाकर ये एक फिक्स रेशियो आ रहा है किसका, शुगर के फॉर्मूले का। सोडियम क्लोराइड जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट जो कि खाने में यूज़ होता है, NaCl हम इधर लिख सकते हैं। इसका फिक्स रेशियो देखेंगे हमारे पास क्या आएगा 1:1, क्योंकि सोडियम का भी एक ही एटम मौजूद है और क्लोरीन का भी एक ही एटम मौजूद है। इसी के साथ हमारे पास क्या आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। इसका केमिकल फार्मूला क्या है हमारे पास CaCO3, सही है। अगर हम इसका देखेंगे रेशो तो 3 एलिमेंट मौजूद हैं, एक तो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कैल्शियम भी 1 है, कार्बन भी 1 है एंड ऑक्सीजन हमारे पास क्या होगा 3। तो इसका ये हमारे पास रेशो आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है टेस्ट योर सेल्फ है, आप अमोनिया का एक तरीके से निकालेंगे, दोबारा NH3 का खुद निकाल के देखेंगे कि यही आएगा या नहीं आ रहा आपका, जो हमने पीछे एग्जाम्पल में भी देखा है। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, इसका केमिकल फार्मूला है, इसका फिक्स रेशियो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे लिख के बताएंगे। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है हमारे पास H2SO4, यह हमारे पास इसका केमिकल फार्मूला है। इसका
आप फिक्स रेशियो निकालेंगे, कैसे रेशियो इसका निकलेगा और इसको कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वैलेंसी क्या है, हम इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैलेंसी हमारे पास कैसे कैलकुलेट की जाती है, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। इसी तरीके से हमारे पास वैलेंसी का भी एक टेस्ट है कि हम कैसे करेंगे। आप डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स के नेम दिए हुए हैं। पोटेशियम को हम किससे लिखते हैं, के से। आयरन क्या है हमारे पास, Fe है। कार्बन क्या है हमारे पास, C से रिप्रेजेंट होता है। और इसी के साथ हमारे पास क्या है, कोबाल्ट है, जिसको हम लिखते हैं CO से। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर लिखें तो K हमारे पास क्या है, पोटेशियम हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर है Z = 19। इसी तरीके से आयरन का अगर हम देखेंगे, आयरन का हमारे पास क्या है, Z = 26। कार्बन का हमारे पास क्या होगा, कार्बन का हमारे पास होता है 6। एंड कोबाल्ट का हमारे पास क्या है, 27। अगर हम इसका Z लिखेंगे, कोबाल्ट का हमारे पास क्या है, 27। इसका मतलब हम Z